नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संस्कृत इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 शेड्यूल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लैंग्वेज है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर नंबर 42 पढ़ेंगे आप। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 42, जिसका नाम है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन। तो धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति आपका कैसे हुआ था आधुनिक भारत में, तो उसको हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, चैप्टर नंबर 42। तो सबसे पहले आपका यहाँ स्टार्ट होगा। तो 19वीं सदी के आरंभिक दशकों से देश के प्रत्येक भाग में यह आभास किया जाने लगा कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ और इसे सुधारना आवश्यक है। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों ने धार्मिक विश्वासों का रूप धारण कर लिया। अतः देश के प्रत्येक भाग और प्रत्येक धार्मिक समुदाय में समाज सुधार के जो आंदोलन प्रारंभ हुए वे धार्मिक सुधार आंदोलन थे। ये सुधारक बुद्धिवाद, मानवतावाद और मानव एकता के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। उच्च विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में लाने के पाश्चात्य शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सुधारक बुद्धिवाद, मानवतावाद और मानव एकता के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। उच्च विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में लाने के में पाश्चात्य शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षित भारतीय भी विश्व के अन्य भागों की राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र के आंदोलनों से परिचित हुए। तो शिक्षित भारतीय भी जो आपके हैं, शिक्षित भारतीय भी विश्व के अन्य भागों की राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र के आंदोलनों से परिचित हुए। भारतीय जनता की सर्वतोन्मुखी जागृति के लिए शुरू हुए इन आंदोलनों ने आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। प्राचीन भारत के दर्शन, विज्ञान, धर्म तथा साहित्य की व्यापक जानकारी मिलने लगी। तो प्राचीन भारत को दर्शन, विज्ञान, धर्म तथा साहित्य की व्यापक जानकारी मिलने लगी, जिससे भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान व अभिमान की भावना जागृत होने लगी। सुधारकों ने अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध शुरू किया अपने संघर्ष में प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए। ऐसा करते समय उनमें से अधिकांश ने धार्मिक विश्वासों की बजाय तर्क, बुद्धि एवं मानववाद को महत्व दिया। सुधारकों ने अंधविश्वास तथा अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध शुरू किए अपने संघर्ष में प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किया। ऐसा करते हुए समय जो है उनमें से अधिकांश ने धार्मिक विश्वासों की बजाय तर्क, बुद्धि एवं मानववाद को महत्व दिया था। राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने संस्कृत की परंपरागत शिक्षा वाराणसी में और अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना से प्राप्त की। राम मोहन राय ने न केवल हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया, बल्कि इस्लाम व ईसाई धर्मों का भी गहन अध्ययन किया। तो राजा राम मोहन राय संस्कृत की परंपरागत शिक्षा वाराणसी में और अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना में प्राप्त की। राजा राम मोहन राय ने न केवल हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया, बल्कि इस्लाम व ईसाई धर्मों का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों की रचना की। तो उन्होंने बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों की रचना की। इनकी कृतियों में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रमुख है। इन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्र का भी संपादन किया था। ठीक है, तो इन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल पत्रिका निकाली थी। तो राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल पत्रिका प्रकाशित की। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। और मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करके तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गया था। तो मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करके तत्कालीन जो है ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। ब्रह्मा समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था, इसने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों का बहिष्कार किया। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। ब्रह्मा समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था और इसने मूर्ति पूजा तथा निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों का बहिष्कार किया था।
इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तो इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। ये एकेश्वरवाद के समर्थक तथा बहुदेववाद का प्रबल विरोधी थे। तो इन्हें जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। ये एकेश्वरवाद का समर्थक तथा बहुदेववाद का प्रबल विरोधी थे। इन्होंने 1809 ईस्वी में फारसी में एक पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट तुहफत उल मुवाहिदीन लिखी है। इन्होंने कलकत्ता में दो प्रमुख संस्थाओं आत्मीय सभा 1814 से 15 तथा ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 की जो है स्थापना की थी। तो इन्होंने 1809 ईस्वी में फारसी में एक पुस्तक गिफ्ट मोनोथिस्ट तुहफत उल मुवाहिदीन लिखी और इन्होंने कलकत्ता में दो प्रमुख संस्थाओं आत्मीय सभा 1814-15 ईस्वी तथा ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 की स्थापना की थी। ठीक है। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर डच की घड़ी साज ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज तथा 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो 1817 ईस्वी में डेविड हेयर डच घड़ी साज ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज तथा 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 में सती प्रथा को बेंटिक की सहायता से प्रतिबंधित करना था। तो सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बेंटिक की सहायता से प्रतिबंधित करना था। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। वे चाहते थे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार मिले। ठीक है ना। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। वे चाहते थे कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए व्यवस्था उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार मिले। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड के नामक स्थान पर हुई थी। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड नामक में हुई थी। ब्रह्मा समाज के दो अन्य प्रमुख नेता देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन थे। तो ब्रह्मा समाज के दो अन्य प्रमुख नेता देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन थे। 1866 ईस्वी में ब्रह्मा समाज में विभाजन हो गया और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह के तथा पुनर्विवाह का समर्थन और पर्दा प्रथा तथा जातिगत भेदभाव का भी विरोध किया। ठीक है। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह तथा पुनर्विवाह का समर्थन और पर्दा प्रथा तथा जातिगत भेदभाव का विरोध किया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका इधर है। तो आपका जो है राजा राम मोहन के द्वारा प्रमुख संस्था तथा उनका स्थापना वर्ष क्या था। तो आत्मीय सभा 1814-15 में, वेदांत सोसाइटी 1816 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, प्रीसेप्ट्स ऑफ जस्टिस की स्थापना 1820 में, कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना 1821 में, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में और ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में। तो राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थान एवं उसका वर्ष जो था स्थापना का, आत्मीय सभा 1814-15, वेदांत सोसाइटी, हिंदू कॉलेज, प्रीसेप्ट्स ऑफ जस्टिस, कलकत्ता यूनिटेरियन, वेदांत कॉलेज और आपका जो है ब्रह्मा समाज। एक आपका वेदांत कॉलेज 1825 में, एक आपका वेदांत सोसाइटी 1816 में। ठीक है। तो सबसे पहला आत्मीय सभा 1814-15, वेदांत सोसाइटी 1816, हिंदू कॉलेज 1817, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820, कलकत्ता यूनिटेरियन 1821, वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्मा समाज 1828 में। नेक्स्ट आपका है हेनरी विवियन डोरोजियो और यंग बंगाल। तो हेनरी विवियन डोरोजियो और यंग बंगाल। तो बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कलकत्ता के हिंदू कॉलेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेनरी विवियन डोरोजियो स्कॉटलैंड के निवासी थे और घड़ियां बेचने कलकत्ता आए थे। ठीक, घड़ियां बेचने कलकत्ता आए थे। परंतु कुछ समय बाद आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य बन गया। 1826 ईस्वी में 17 साल के तरुण हेनरी लुई विवियन डोरोजियो हिंदू कॉलेज के जो है अध्यापक बने। तो हेनरी विवियन डोरोजियो स्कॉटलैंड के निवासी थे और घड़ियां बेचने कलकत्ता आए थे। परंतु कुछ समय बाद बंगाल में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य बन गया। 1826 ईस्वी में 17 साल के तरुण हेनरी लुई विवियन डोरोजियो हिंदू कॉलेज में अध्यापक बने थे। ठीक है। कलकत्ता के तरुण हेनरी ने विद्यार्थियों को अत्यधिक आकर्षित किया और उन्होंने एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया। डोरोजियो के विद्यार्थियों ने, जिन्हें सामूहिक रूप से यंग बंगाल कहा जाने लगा, सभी प्रकार की परंपराओं का मजाक उड़ाया, ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न लगाया,
सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की। तो हेनरी विवियन डेरोजियो के विद्यार्थियों ने जिन्हें सामूहिक रूप से यंग बंगाल कहा जाने लगा, सभी प्रकार की परंपराओं का मजाक उड़ाया, ईश्वर के अस्तित्व का पर प्रश्न लगाया, सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्रियों के शिक्षा के लिए मांग की। नेक्स्ट आपका है आत्मिक उन्नति एवं समाज सुधार के लिए उन्होंने दो संगठन एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की। तो आत्मिक उन्नति व समाज सुधार के लिए हेनरी विवियन डेरोजियो ने दो संगठन एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की। ठीक है, उसके अतिरिक्त उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा तथा डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। इसके अतिरिक्त जो है आपके हेनरी विवियन डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा तथा डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी की थी। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कवि माना जाता है और इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्रिका भी संपादन किया था। तो हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है और इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्रिका भी संपादन किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 7 सितंबर 1875 में मैडम ब्लावात्स्की, रूसी महिला एवं कर्नल हेनरी अल्कॉट, अमेरिकी सैनिक द्वारा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 7 सितंबर 1875 में मैडम ब्लावात्स्की, रूसी महिला एवं कर्नल हेनरी अल्कॉट, अमेरिकी सैनिक द्वारा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। थियोसॉफी शब्द दो ग्रीक शब्दों थियोस ईश्वर प्लस सोफिया जो है ज्ञान से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर का ज्ञान। थियोसॉफी शब्द जो है दो ग्रीक शब्दों थियोस ईश्वर प्लस सोफिया ज्ञान से बना है और जिसका अर्थ है ईश्वर का ज्ञान। 1882 ईस्वी में इन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्य कार्यालय मद्रास नगर के समीप अडियार, मद्रास में स्थापित किया और 1897 ईस्वी में अल्कॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। तो 1882 ईस्वी में इन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्य कार्यकाल मद्रास नगर के समीप अडियार, मद्रास में स्थापित किया। 1897 ईस्वी में अल्कॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। ठीक है, भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों का प्रचार एनी बेसेंट ने किया था। 1898 ईस्वी में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से अस्तित्व में आया। तो भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों का प्रचार एनी बेसेंट ने किया। 1898 ईस्वी में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से अस्तित्व में आया। आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनका जन्म 1820 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया और 1851 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। इनके अगाध पांडित्य के लिए संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। उनके जीवन की सादगी, निस्वार्थ सेवा, निर्भयता और दलितों के उत्थान और तथा शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए अथक प्रयासों ने उन्हें एक आख्यान पुरुष बना दिया। उनके जीवन की सादगी, निस्वार्थ सेवा, निर्भयता और दलितों के उत्थान तथा शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए अथक प्रयासों ने उन्हें एक आख्यान पुरुष बना दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण इन्हें आधुनिक बांग्ला का प्रणेता माना जाता है। तो ईश्वर चंद्र जो है विद्यासागर बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण इन्हें आधुनिक बांग्ला का प्रणेता माना जाता है। विद्यासागर ने स्त्री जाति के उत्थान के लिए महान कार्य किए। तो विद्यासागर ने स्त्री जाति के लिए उत्थान के लिए महान कार्य किए। 1856 ईस्वी में कलकत्ता में पहली बार एक विधवा पुनर्विवाह जो है का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो विद्यासागर ने स्त्री जाति के उत्थान के लिए महान कार्य किए। 1856 ईस्वी में कलकत्ता में पहली बार एक विधवा पुनर्विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट आपका है पश्चिमी भारत के सुधार आंदोलन। तो आपके पश्चिमी भारत के सुधार आंदोलन क्या थे? तो 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। तो 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई और इसके दो प्रमुख नेता थे महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर।
ठीक है। तो 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई और इसके दो प्रमुख नेता थे महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। और उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा की। रानाडे ने स्त्रियों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। रानाडे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी योगदान दिया था, ने पूरे देश में सामाजिक सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की। रानाडे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। तो रानाडे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते तब तक इस विशाल देश में कोई प्रगति नहीं हो सकती। गोपाल हरि देशमुख, जो लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जो ज्योतिबा के नाम से प्रसिद्ध थे, पश्चिमी भारत के महान समाज सुधारक थे। तो गोपाल हरि देशमुख, जो लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जो ज्योतिबा के नाम से प्रसिद्ध थे, पश्चिमी भारत के महान समाज सुधारक थे। महात्मा फुले ने दलितों और स्त्रियों के उद्धार के लिए तो महात्मा फुले ने दलितों और स्त्रियों के उद्धार के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। 1848 ईस्वी में उन्होंने निम्न जातियों की कन्याओं के लिए स्कूल खोला था। तो 1848 ईस्वी में उन्होंने निम्न जातियों की कन्याओं के लिए स्कूल खोला था। 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों का आश्रय प्रदान किया। तो 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों का आश्रय प्रदान किया था। ठीक है। महात्मा फुले ने दलितों और स्त्रियों के उद्धार के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। 1848 ईस्वी में उन्होंने अपनी निम्न जातियों की कन्याओं के लिए स्कूल खोला। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों का आश्रय प्रदान किया। सत्यशोधक समाज का लक्ष्य था दलित जातियों के लोगों के लिए असमान अधिकार प्राप्त करना तथा उन पर जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत के आधार पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करना था। तो सत्यशोधक समाज का लक्ष्य था दलित जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करना तथा उन पर जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत के आधार पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करना था। महात्मा फुले ने ब्राह्मण पुरोहितों की अनुपस्थिति में विवाह समारोह संपन्न कराने का प्रथा चलाई। तो महात्मा फुले ने जो है ब्राह्मण पुरोहितों की अनुपस्थिति में विवाह जो है समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई। ठीक है। तो आज हम अपना वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर दोबारा। एक मिनट चेक करते हैं। तो आपका वीडियो आज यहीं पर समाप्त करेंगे। कल हम पढ़ेंगे आपका दक्षिण भारत के सुधार आंदोलन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।